गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर भी या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोल सकते हो आप इसको। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोला जाता है। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसे होते हैं कि अ मिक्सचर ऑफ ए टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ऐसा मिक्सचर जो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनता है, तो उस कंपोजिशन सेम इन सॉल्यूशन फेज एंड वेपर फेज। और सॉल्यूशन फेज और वेपर फेज में दोनों जब सेम कंडीशन होती है दोनों की, और बॉयल्स वगैरह भी, ये भी डेफिनेट टेम्परेचर पे, तो इस टाइप का जो मिक्सचर होता है उसको एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू components whose composition same in solution phase or vapor phase and boils at a definite temperature। तो इस टाइप का जो मिक्सचर होता है उसे एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है ना, मीन्स कि ये ऐसे मिक्सचर है जिनका वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज में जो है बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता है, और जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आते हैं, जब इस टाइम में तो इनमें ये सॉल्यूशन जो है उबलने लग जाते हैं, तो हम इसको जो है डिस्टिलाइजेशन से इनको नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते इनको। इजीली हम डिस्टिलाइजेशन करवा के इनको अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इनका लगभग बॉइलिंग पॉइंट जो है लगभग सेम होता है। इस वजह से तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एज़ोट्रॉपिक जो मिक्सचर होता है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर को। फर्स्ट टाइप है मैक्सिमम वेपराइजेशन, या फिर बोल दीजिए आप मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। सेकंड को आप बोल सकते हो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप या मिनिमम वेपराइजेशन, मिनिमम वेपराइजेबल, या फिर आप बोल दीजिए इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस हम बात करते हैं। देखो, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स में क्या होता है? मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स के अंदर अपन बोल सकते हैं कि जो बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एज़ोट्रॉप्स इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स। यानी एज़ोट्रॉपिक जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। मान लीजिए ये एज़ोट्रॉप सॉल्यूशन है, ये एज़ोट्रॉप सॉल्यूशन है ए, कोई ये सॉल्यूशन है ए और बी से मिलकर बना है ये। ठीक है, सॉल्यूशन है ये एज़ोट्रॉप सॉल्यूशन, और इसमें मैंने कंपोनेंट डाले हैं
ए प्लस बी दोनों को मिला के ये सॉल्यूशन बनाया है। तो सपोज किया इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अपन ने किया 55 बॉइलिंग पॉइंट है 55 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट अपन ने किया 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया इस सॉल्यूशन के अंदर, तो इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, मतलब 38 मान लीजिए आप, 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो आप समझ ही गए होंगे कि कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, यानी कंपोनेंट्स का ज्यादा होता है, एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन का कम होता है। तो इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। यहाँ पे उल्टा हो जाता भैया, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा कि जो कंपोनेंट्स है मान लीजिए ए और बी, इनका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री सेल्सियस, इसका 40 डिग्री सेल्सियस सपोज किया, ठीक है। और जब ये सॉल्यूशन बना एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन, जब इन दोनों को मिला के अपन ने बनाया है, तो इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इस सॉल्यूशन का जो बीपी होगा बॉइलिंग पॉइंट, वो इन दोनों कंपोनेंट से ज्यादा होगा, मतलब कि इसका लगभग होगा 58 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। तो 58 डिग्री आप देख सकते हो 55 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस दोनों से ज्यादा है। तो एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स, और ये कहलाता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। अब इसमें एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो इसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा जो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप से, इनमें एग्जांपल आ जाएगा वाटर प्लस एथेनॉल। इसके अलावा एक और एग्जांपल हो जाएगा एथेनॉल प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म, एंड इसमें जो एग्जांपल आ जाएगा आपका एसीटोन प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म। एक और एग्जांपल हम अगर इसमें लें तो मेथनॉल प्लस एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो ये दोनों एज़ोट्रोप मिनिमम और मैक्सिमम एज़ोट्रोप्स में जो है डिफरेंस हो गया, और आपको डेफिनेशन भी पता चल गई है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपन। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज and determination of molar mass। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स होता है कि किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हो, ठीक है ना। ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हो। इट मीन्स हम डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया बात? सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में ये है कि सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड करती हैं, तो उनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ टाइप की प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। जैसे आपका आता है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स आता है, ठीक है ना, ऑस्मोसिस आता है, इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सारी चारों के चारों प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस सिलेबस में। इस चैप्टर के अंदर मेन जो पार्ट है वो ये एक चैप्टर जो बना हुआ है इन्हीं 4 टॉपिक से मिलकर बना हुआ होता है, और तो बाकी तो कम परसेंट है। आप अगर इस चैप्टर की पूरी बात करें तो 60% यही है इसमें, ठीक है ना। और फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमने पिछले लेक्चर में बात की और आगे के लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसको हम लेते हैं। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव
lowering in vapor pressure, रिलेटिव lowering in vapor pressure, यानी वेपर प्रेशर में यहाँ पे कमी होती है। तो अब कैसे कमी होती है मैं आपको बताता हूँ बात। देखो इस चीज को इससे समझे आप कि ये एक मैंने सोलवेंट लिया है, इस कंटेनर में क्या ले लिया, एक सोलवेंट ले लिया इस कंटेनर के अंदर, इसका सोलवेंट है, सोलवेंट, ठीक है ना, ये प्योर सोलवेंट है भाई, और ये वॉलेंटाइल सोलवेंट है। वॉलेंटाइल का मतलब है कि ये सोलवेंट जो है वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आगे बात समझे, आगे बिल्कुल आगे है। अब अगर मैं इसमें कोई सोल्यूट मिक्स करूं, सॉल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट मिक्स कर दूं, सोल्यूट, और ये सोल्यूट जो है ये अगर नॉन वॉलेंटाइल है, नॉन वॉलेंटाइल का मतलब है कि वेपर में कन्वर्ट नहीं होता हो, तो जब ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है तो इसके पार्टिकल्स यहाँ बीच में आ जाएंगे, और बीच में आके एक वांडरवाल फोर्स से, जैसे सोल्यूट एंड सोलवेंट, इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में एक वांडरवाल फोर्स क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि ये सोल्यूट की जो पार्टिकल्स है ये सोलवेंट के पार्टिकल्स को वेपर में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, तो वेपर में कन्वर्ट होने का जो रेट है, वेपर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेपर कम बनेगी तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो डिक्रीज होता है वेपर में, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। भाई बात समझ में, यानी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। चलो बात करते हैं सबसे पहले तो कांस्टेंट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि प्योर सॉल्वेंट जब अपन ने इसमें मिक्स नहीं किया था तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अपन ने माना P0B, ध्यान दें आप, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर अपन मान लेते हैं PB, या आप मान सकते हो PS, एस लगा दो, जिससे ध्यान रहे आपको कि ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इस कंडीशन में हेयर प्योर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सोलवेंट जो है वेपर में इजीली कन्वर्ट हो रहा है, प्योर सोलवेंट। जब इसमें सोल्यूट मिक्स कर दिया तो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो इस सोलवेंट के पार्टिकल्स को वेपर में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, खुद तो होते ही नहीं है भाई, मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तेरे को भी नहीं जाने दूंगा। तो फिर क्या होगा, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, किससे, सोलवेंट से। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सोलवेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या है, ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि PB डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है XB, यानी मोल फ्रैक्शन के, प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसकी बात की थी भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो साइन हटाएंगे अपन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू P0B XB आ जाएगा साइन हटाने पर, क्लियर। वी नो, हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन जो XB और XA क्या होता है, वी नो XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है हमेशा। तो यहां से मैं अगर XB की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA होगा, नहीं होगा। तो XB की वैल्यू आ गई 1 माइनस XA, तो ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, PB बराबर P0B 1 माइनस XA। बोलो क्या कहते हो, ठीक है ना, हो गया काम। अब देखिए इस P0B को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करो और एक बार XA से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा PB बराबर P0B, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, माइनस X से मल्टीप्लाई करेंगे तो P0B XA आएगा कि नहीं आएगा। इसके ऊपर आप ब्रैकेट लगा दो, हाईलाइट हो गया फॉर्मूला, आई बात समझे। अब हम देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं,
इस चीज में हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, अगर एक्स ए की वैल्यू निकालूं मैं यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकालूंगा तो एक्स ए की वैल्यू ये होगी कि नहीं होगी भाई, ये होगी ना, पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी होगी, ठीक है ना। तो ये आप इस पे भी हाईलाइट कर दीजिए ब्रैकेट। अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर दो चीजें नजर आ रही है, एक चीज आपको ये नजर आ रही है पी नॉट बी माइनस पी बी, इसको तो बोलते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कितनी कमी हुई है वो ये हुई है, ठीक है ना। और ये जो पूरी चीज है ना, ये पूरी जो आपको दिख रही है ब्रैकेट में पूरा पूरा फॉर्मूला, ये क्या है, ये है रिलेटिव लॉवरिंग, जो कि हमारा हेडिंग है, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था राउल्स लॉ, किसके लिए, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। और हम जानते थे वो एक्स ए, पिछले वीडियो लेक्चर में मोल फ्रैक्शन अपन ने निकाला था, तो पिछले मोल फ्रैक्शन अपन ने निकाला था एक्स ए का वैल्यू क्या आया था, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, सॉल्यूशन के मोल्स और सॉल्यूट के मोल्स, यही तो आया था। तो इस एक्स ए की वैल्यू मैं यहां रख दूं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स ए अपॉन वो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी बराबर पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी। बनेगा नहीं बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। और वी नो दैट इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, एन ए बहुत कम होता है किससे, एन बी से, एन ए बहुत कम होता है एन बी से। तो मैं इस चीज को, इस वाली चीज को ये लिख सकता हूं ना, एन ए अपॉन एन बी, क्योंकि इसको ना के बराबर मान लूंगा मैं, जीरो मान लूंगा इसको, तो ये हो जाएगा एन ए अपॉन एन बी। आगे हम कर देंगे पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी, तो एक फॉर्मूला ये बन गया भैया, फॉर्मूले पे फॉर्मूले बनते जाएंगे, ठीक है। और आप जानते हो एन इजिकल टू क्या होता है, एन इजिकल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। सो यहां पे सोल्यूट ए लगा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एन ए बराबर एम ए और कैपिटल एम ए, ये हो जाएगा। तो इसकी जगह ये रख सकता हूं मैं, तो रख दीजिए भाई, इसकी क्या शर्म आने की बात है, एम ए अपॉन एम ए अपॉन एन बी है ये, तो एन बी की जगह क्या आ जाएगा, मास लिख दीजिए या वेट लिख दीजिए, एक ही बात है। डब्ल्यू भी लिख सकते हो आप, इसकी स्मॉल एम की जगह आप डब्ल्यू भी यूज कर सकते हो, तो कंफ्यूजन नहीं होना है अगर नोट्स में डब्ल्यू मिल जाए तो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एम छोटा एम बी अपॉन कैपिटल एम बी बराबर पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आप यहां से मोलर मास निकाल सकते हो, मैं इधर निकाल देता हूं फॉर्मूला यहां पे। तो मोलर मास ए का क्या हो जाएगा, एम ए इंटू कैपिटल एम बी अपॉन स्मॉल एम बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी, ये मोलर मास आ जाएगा ए का, ए जो कंपोनेंट है उसका मोलर मास आ जाएगा। तो ये फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है आपकी, किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कमी। और ये वेपर प्रेशर में कमी क्यों ही है ये आपको पता है ना, नॉन वॉलेंटाइल सॉल्यूट अगर मैं सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करता हूं तो वेपर में जो सॉल्यूशन बनेगा उसके वेपर में बदलने की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी, जिससे कि वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। और इस जो डिक्रीज हुआ है ना वेपर प्रेशर, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारी सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चार प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है, इसमें फर्स्ट हो चुकी है, अब हम सेकेंड की बात करते हैं।
elevation in boiling point, elevation in boiling point मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट में यहां पे इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट, यहां पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कैसे इंक्रीज होगा उसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखो इंक्रीज कैसे होगा, तो द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट यही होता है कि जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक है ना, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ना, लिक्विड सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो अब ध्यान से देखें आप यहाँ मैं आपको ध्यान से दिखा रहा हूं। देखो ये अपन ने कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया। क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट है इसमें, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। आपको पता है प्योर सॉल्वेंट में वोलेंटाइल सॉल्वेंट ले रहा हूं। वोलेंटाइल सॉल्वेंट का मतलब है कि इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये इजीली वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब ये कम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, कम टेम्परेचर पे ही इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ध्यान दें, आप समझ रहे हो। मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए ये इसका जो वेपर प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका जो वीपी है एटीएम प्रेशर के साथ में इक्वल होता है किस, इस टेम्परेचर पे 50 डिग्री सेल्सियस पे माना है ये, ठीक है ना, इजीली 50 डिग्री सेल्सियस पे ये इसका वेपर प्रेशर जो है ये इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये इस सॉल्वेंट का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अब मैंने इसमें नॉन वोलेंटाइल सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेंटाइल सॉल्यूट मिला दिया। नॉन वोलेंटाइल सॉल्यूट जब इसमें मिलाऊंगा, वोलेंटाइल सॉल्यूट इसमें मिलाऊंगा, तो आपको पता है ना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इसके पार्टिकल्स, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को भी वेपर में नहीं बदलने देते हैं, जिससे कि वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो हमें जो है इस वेपर प्रेशर को इस एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिर ये वेपर में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो। और जितनी ज़्यादा वेपर जल्दी से प्रेशर बढ़ेगा तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स अपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 60 डिग्री हो गया सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट का 50 था, अब सॉल्यूट मिक्स कर, नॉन वोलेंटाइल सॉल्यूट मिक्स करने पर इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। मीन्स की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, और ये जो इंक्रीज हुआ है इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होना, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। ठीक है, चलो अब इस पे हम ग्राफ बनाते हैं। इस पे हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ देखिए यहाँ बना लेते हैं ग्राफ। ये अपन ने ले लिया ग्राफ, ठीक है। अब सपोज किया अपन ने प्योर सॉल्वेंट लिया है, इस तरफ हम जो है वीपी को शो करेंगे और इस एक्स पे हम जो है टेम्परेचर शो करेंगे केल्विन में, ठीक है। या मैंने डिग्री सेल्सियस लिया, आप केल्विन में लगा सकते हैं, ठीक है। तो केल्विन में टेम्परेचर शो करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले मैंने सॉल्वेंट का बात किया, मैंने जो सॉल्वेंट है उसका अपन ने बॉइलिंग पॉइंट बात किया। तो सॉल्वेंट जो है कम टेम्परेचर पे है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, देखो। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए कि ये जो है ये है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ये वेपर प्रेशर है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लीजिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे एटीएम, ये लाइन एटीएम की है। तो ये इसका जो वेपर प्रेशर है, देखो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इधर से टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये दोनों यहाँ पे, ये देखो एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये वेपर प्रेशर दोनों यहाँ जाके इक्वल हो गए। यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों इक्वल हो रहे हैं, मतलब कि इस टेम्परेचर पे
तो ये जो टेम्परेचर है इसको अपन ने मान लिया TB नॉट, यानी ये प्योर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं सोलवेंट, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूट मिक्स किया, तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो ये क्या होता है, वेपर में कम कन्वर्ट होता है। ये खुद तो होता ही नहीं है और सोलवेंट को भी नहीं होने देता, जिससे कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो अब वो जो डिक्रीज हुआ है ना वेपर प्रेशर, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में लाने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा वेपर बने। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब जो सोल्यूशन बना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यहाँ पे आ गया। अब जो सोल्यूशन बना, तो सोल्यूशन का जो है ये हो गया, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया, इस वाली लाइन पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। ये हो गया आपका TB, ठीक है। TB यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस ग्राफ से हमें टोटल समझ में आ गया है कि पहले बॉइलिंग पॉइंट ये था, अब बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया है। तो जो चेंज हुआ टेम्परेचर में, जो चेंजेस आया वो यही तो आएगा, यहां से लेकर यहां तक, यही तो टेम्परेचर में चेंजेस आएगा भाई। तो ये टेम्परेचर में चेंजेस क्या हो गया, डेल TB होगा कि नहीं होगा, अरे डेल TB होगा कि नहीं होगा, इसमें से माइनस कर देना, TB माइनस T नॉट B में से माइनस करेंगे तो डेल TB आ जाएगा। आपको समझ में आए बात। तो हम लिख लेते हैं अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में। जब अपन इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो टेम्परेचर में जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है TB इजिकल टू TB माइनस T नॉट B, यही हुआ है, यहां से पता चल रहा है अपन को, ठीक है। तो वी नो डैट, ये जो है ना इज नॉन एज एवोल्यूशन इन BP, बॉइलिंग पॉइंट में एवोल्यूशन है ये, ठीक है ना। तो वी नो डैट कि प्रेशर जो चेंज होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, रॉल्स लो कह रहा है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 ले लो इसको, चाहे नाम आप। तो इसी टाइप से जो है डेल जो TB होगा वो भी क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेल P के, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उतना ही ज्यादा वेपर भी इंक्रीज होगा, इसलिए हम इन दोनों को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। इट मींस इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में मैं लिख दूंगा डेल TB डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। साइन हटा दो, तो साइन हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल TB इजिकल टू KXA, है बात समझे। XA की वैल्यू रख दो, XA की वैल्यू अब मत पूछना क्या होती है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले तो लिखी थी। तो KNA अपॉन NB, NA प्लस NB, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मोल ऑफ सॉल्यूशन के मोल, सॉलिड के मोल अपॉन सॉल्यूशन के मोल, या फिर सॉल्वेंट के मोल अपॉन सॉल्यूशन के मोल, ठीक है ना। और हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी ये, कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो Na बहुत कम है किससे, NB से, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर। तो हम बात कर सकते हैं, इसका मतलब ये कि Na प्लस NB बराबर क्या हो गया, NB के, क्योंकि ये तो ना के बराबर कर दिया अपन ने। तो ना के बराबर करने से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल TB बराबर के Na अपॉन NB, आई बात समझे। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, बच्चों बात की थी ना वही बात वापस से कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया बात। यहाँ पे Na है और नंबर ऑफ मोल्स क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ मोल्स बताया था मैंने मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे Na बराबर क्या हो जाएगा, मास Ma अपॉन मोलर मास Ma कैपिटल N, और NB क्या हो जाएगा, NB हो जाएगा आपका NB बराबर NB अपॉन कैपिटल NB। तो ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दो इस फॉर्मूले के अंदर, तो क्या बन जाएगा आपका, डेल TB बराबर ये हो जाएगा K Ma अपॉन कैपिटल A अपॉन NB अपॉन कैपिटल B, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, इस वाली चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो ऑल ओवर है ना, ये यहाँ पे ध्यान दो आप, देखो अगर मैं इसको 1000 से गुणा कर दूं और 1000 से भाग लगा दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
जितने से भाग लगाए उतने से गुणा कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे। तो देखो मैंने 1000 से इसको गुणा भी कर दिया और 1000 से इसको भाग भी लगा दिया। तो के ये हो गया एम ए अपॉन एम ए अपॉन एम बी अपॉन कैपिटल एम बी। 1000 से इसको गुणा कर दिया मैंने और 1000 से ही मैंने इसको भाग लगा दिया भैया। तो अब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि डेल टी बी बराबर के एम बी अपॉन 1000 इंटू स्मॉल एम ए अपॉन कैपिटल एम ए इंटू 1000 से अपन ने गुणा भी किया था तो एम बी, ये लिख सकते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिए, अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, इस चीज को देखो आप, ये क्या है, ये मोलिलिटी है, ये मोलिलिटी है ऑफ सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की मोलिलिटी है ये। आई बात समझ में? तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, एम से शो कर सकते हैं इसको, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, एम से। तो इस फॉर्मूले पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं डेल टी बी बराबर के बी एम। ये जो छोटा एम लिया ना आपकी बार यहाँ पे एम डैश लगा देते हो क्योंकि पहले भी अपन ने एम ले रखा है, तो एम लगा दो। तो ये जो छोटा एम है ये मोलिलिटी है, मोलिलिटी अपन पढ़ चुके हैं पहले ही, क्या होता है मोलिलिटी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। चैप्टर की शुरुआत में अपन ने इसकी बात की थी मोलिलिटी की, ठीक है। तो ये आपका आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको आगे भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, वरना यहाँ तक भी आप इसको छोड़ सकते हो। मैंने यहाँ पे जो के बी लिखा है ना, ये के बी क्यों लिखा है, ये के बी है, ये पूरा के बी है, के बी है, इसकी जगह मैंने के बी लिख दिया, इसकी जगह मैंने के बी लिख दिया। और ये क्या है, चौकोर वाले गोले के चौकोर है, मैंने चौकोर के अंदर क्या लिखा है, ये चीज है ना, ये मोलिलिटी में पढ़ी नहीं थी क्या आपने, और मोलिलिटी में पढ़ी थी ना, ये मोलिलिटी का पॉइंट है, ये है मोलिलिटी का पॉइंट। आगे बात समझिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका के एम बी अपॉन 1000 के बी, और ये हो गया आपका मोलिलिटी, तो इसलिए मैंने इसको ये लिखा है। अब तो आ गई होगी बात समझ में। बाकी की दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।